न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हेलो दोस्तों, ये हम नलिन और नरेश, ये हमारा यूट्यूब चैनल गीता शर्मा। इसमें हम आपको इस बार साइंस का हमने पहले आपको चैप्टर 1 अच्छे से समझाया था। अब हम आज आपको चैप्टर 2 समझेंगे अच्छे से। तो इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned that in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। यानी आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं करते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। यानी जो जानवर होते हैं उनको अपना खाना उन पौधों से मिलता है, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। हाँ, some animals eat both plants and animals। यानी कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं, यानी फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। यानी रिकैप, यानी फिर से समझो कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ह्यूमन भी है, उनको खाना अपने ग्रोथ के लिए, यानी अपनी मतलब उनको ग्रो करने के लिए उनको चाहिए होता है, और अगर कहीं चोट लगती है तो रिपेयर करने के लिए चाहिए होता है, और फिर और बॉडी को फंक्शन करने के लिए उनको खाने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हाँ दोस्तों, आप इस लाइन को मत भूलना, ये बहुत मेन लाइन है। ये लाइन पक्का आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। यानी जो जानवरों का न्यूट्रिशन है उनमें उनको उनकी वैसी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट चाहिए जैसे वो खाना अंदर लेते हैं, और वही खाना वो कैसे अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं, ये सब एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूड करता है, यानी होता है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। यानी जो कुछ जब हम खाना खाते हैं तो उनमें बहुत छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, जो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो बहुत छोटे कॉम्पोनेंट्स होते हैं। These complex substances cannot be utilized as such। यानी ये जो छोटे सब्सटेंसेस होते हैं इनको अच्छे से यूज़ नहीं करा जा सकता। So they are broken down into simpler substances। ऐसे उनको फिर और छोटे सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन करा जाता है। उसके बाद the breakdown of complex components food into simple substances is called digestion। यानी जब हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, सॉरी मैंने कॉम्प्लेक्स को छोटा बोला था, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा। हाँ, तो यानी जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स, यानी जो बड़े कंपोनेंट्स होते हैं उनको छोटे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने, ब्रोकन डाउन करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ है different ways of taking food। The mode of taking food into the body varies in different organisms। यानी जो सारे ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी अलग तरह की, मतलब वो अलग तरीके से खाना खाते हैं, अंदर लेते हैं। जैसे कि जो बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, हमिंग बर्ड्स होते हैं, वो फ्लावर से नेक्टर को सक करते हैं, यानी चूसते हैं। और जो पौधे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, यानी इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन का मतलब होता है जो इंसान के छोटे छोटे बेबीज। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन और मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। यानी जो सारे पौधे और जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं ह्यूमन के, वो अपने माँ की दूध वो अपने माँ के दूध को अच्छे से पीते हैं। उसके बाद जो snakes like the python swallow the animals they prey upon। यानी कुछ सांप होते हैं जो कुछ ऐसे सांप होते हैं जैसे कि पाइथन, वो एनिमल्स को ऐसे ही निगल जाते हैं, यानी स्वॉलो कर लेते हैं, क्योंकि स्नेक्स के पास दांत नहीं है, वो बस ऐसे ही मुंह में डालेंगे और निगल जाएंगे, यानी स्वॉलो कर लेंगे। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby
एंड फीड अपॉन देम। यानी कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी पानी के कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो जिसमें जहाँ कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं पानी की, जहाँ पे पानी में बहुत छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, और वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो उनको खाते हैं। उसके बाद हाँ, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि सारी जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, हाँ, ये जो है ये चीज़ें, ये खाना किस तरह का खाती हैं और वो कैसे खाती है, मतलब कैसे अंदर लेती है अपने खाने को। जैसे कि जो हाउस फ्लाई होती है वो क्या करती है, मक्खियाँ, ठीक है, मक्खियाँ तो खाना खाती, मक्खियाँ खाती हैं, वो क्या खाती है, वो खाती है डस्ट पार्टिकल्स, यानी जो हमारी बॉडी, जो गार्बेज में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मधुमक्खियाँ उनको खाती हैं। और वो कैसे खाती हैं, ऐसी बस उन पर बैठकर और अपने, और जो उनके पास एक चोंच जैसी होती है वो वहाँ ऐसे डालकर वो ऐसे लेंगे, उस प्रोसेस को कहा जाता है साइफनिंग। और जो बटरफ्लाई होती है उनका खाना होता है नेक्टर फ्लावर से, और जो उनकी मोड ऑफ फीडिंग होती है उसको कहते हैं सकिंग, यानी चूसना। फिर मॉस्किटो का खाना होता है ब्लड, यानी खून जो हमारी बॉडी से पीते हैं वो, और मोड ऑफ फीडिंग वो भी चूसते हैं। लाइज, अब जो लाइज है वो भी ब्लड चूसता है, उसका भी वही है सकिंग। और जो हमिंग बर्ड है वो भी नेक्टर लेती है, मोड ऑफ फीडिंग भी उसका सकिंग है। और जो ईगल है वो फ्लैश खाता है, आपको पता है कि जो ईगल है वो फ्लैश खाता है, मतलब मीट खाता है। उसकी मोड ऑफ फीडिंग होगी कैप्चरिंग, यानी पकड़ लेना, कैप्चरिंग। और जो एंट होती हैं उनका फूड होता है शुगर पार्टिकल्स और भी बहुत कुछ, और वो च्यू करके खाते हैं। और फिर स्नेल का खाना तो चलो मुझे स्नेल का खाना तो पता नहीं है अभी, चलो आगे देखते हैं। चलो आपको मैं एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। आपने समुंदरों या मतलब जैसे कि सीज या रिवर्स या ओशंस में आपने स्टार फिश को तो ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है ना तो यहाँ अभी स्टार फिश है, ये देखो ये स्टार फिश है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, स्टार फिश है वो वो अपना खाना दूसरे एनिमल्स को खा के करती है। चलो आपको शायद समझ नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जो स्टार फिश होती है वो क्या करती है, पहले जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो हार्ड शेल्स में रहते हैं, हाँ, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं स्टार फिश से भी छोटे, वो हार्ड शेल्स में रहते हैं। जो वो एनिमल्स और हार्ड शेल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। फिर क्या करती है स्टारफिश वो आफ्टर ओपनिंग द शेल, यानी जब शेल खुल जाता है, स्टारफिश क्या करती है, अपना जो स्टमक है वो अपना ऐसे पॉप आउट करती है, यानी बाहर निकालती है, और फिर अपने स्टमक के थ्रू वो उस सॉफ्ट एनिमल को खा जाती है। मतलब जैसे ही वो अपना स्टमक बाहर निकालती है, वो सॉफ्ट एनिमल उसके स्टमक में आ जाता है और फिर वो उसको खा जाती है। उसके बाद फिर उसके बाद स्टमक फिर वापस उसकी बॉडी में चला जाता है, फिर खाना स्लोली डाइजेस्टेड होता है स्टारफिश में। ये स्टारफिश का डाइजेस्टिंग ऐसा होता है, स्टारफिश में डाइजेशन। अब अगला देखते हैं, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी अब हम ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होती है। हम वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, यानी हम खाना पहले लेते हैं माउथ से, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ फूड आर डेफिकेटेड, यानी जो अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं यानी वेस्ट मटेरियल, जब लार्ज इंटेस्टाइन में, आपको मेरा माउस दिख रहा है ना, जब लार्ज इंटेस्टाइन में जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल नहीं, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जब जो खाना होता है, पहले बताता हूँ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये या जो मेरा माउस है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, पहले इसमें जो खाना है वो उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जब वो जाएगा यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में,
तो वो वेस्ट मटेरियल होगा। फिर वेस्ट मटेरियल तक जाते जाते उससे ना लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वेस्ट मटेरियल से पानी सोख लिया जाएगा, और फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे नीचे आते 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 यहाँ पे रेक्टम में पहुँच जाते हैं। रेक्टम में सारा वेस्ट मटेरियल जमा होता है, और ये जो होल है ये एनस है हमारा, उससे हमारा सारा उससे हमारा सारा वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। इसमें यही लिखा है कि द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, यानी जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस के थ्रू निकल जाता है। उसके बाद हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा खाना कि जो हम खाना अंदर लेते हैं वो हमारी बॉडी में अंदर होता क्या है उस खाने के साथ? हाँ, द फूड पासेस थ्रू द कॉन्टीन्यूस कैनल, यानी जो फूड है वो एक कॉन्टीन्यूस एक कैनल की तरफ जाती है, विच उस कैनल को, चलो उस कैनल का नाम होता है एलिमेंट्री कैनल, ठीक है, उस कैनल का नाम होता है एलिमेंट्री कैनल। और उस एलिमेंट्री कैनल का दूसरा नाम तो मैंने आपको बताया है कि उस एलिमेंट्री कैनल का दूसरा नाम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। हाँ, द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल, फिर जो खाना होता है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होता है। फिर जब डाइजेस्टिव सिस्टम से डाइजेशन स्टार्ट होती है तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। हाँ, ये बकल कैविटी है, जहाँ मेरा माउस है ये बकल कैविटी है, यानी जैसे कि हमारे जो दांत और जॉज गम्स वो सारे बकल कैविटीज़ हैं, सारे बकल कैविटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पहले क्या होता है, बकल कैविटी से पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ एनस में ये डाइजेशन प्रोसेस पूरा ख़त्म हो जाता है। चलो मैंने आपको अच्छे से डाइजेशन नहीं समझाया, अब आपको समझाता हूँ। अब ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसको वेरियस कंपार्टमेंट्स में, यानी कि ये मतलब जैसे कि लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ऐसे वेरियस कंपार्टमेंट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। हाँ, उन कंपार्टमेंट्स के अब मैं ऐसे और आपको मैं ऐसे फॉर्म में समझाता हूँ। पहला हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारी बकल कैविटी में। यहाँ पहले हमारा बकल कैविटी में हमारा फूड प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी डाइजेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद खाना हम अंदर लेते हैं, फिर वो ऐसे जाता है, और ये जो लाइन पाइप जैसा है, ये लंबी सी पाइप, इसको ईसोफेगस बोलते हैं, इसका नाम है ईसोफेगस, या तो हम ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं। हाँ, हम इस ईसोफेगस को फूड पाइप भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद फिर जो उसके बाद हाँ, फिर क्या होता है, जब ये ऐसे फूड पाइप के जरिए जो हमारा खाना हमने बकल कैविटी से च्यू करके लिया है वो पहले हमारे ईसोफेगस यानी फूड पाइप से जाता है नीचे, फिर उसके बाद वो आता है हमारे स्टमक में। ये हमारा स्टमक है, ये जो स्टमक है ये स्टमक एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग है। ये स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग। ये बात ज़रूरी याद रखना कि स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर बैग, ठीक है। हाँ, फिर ये क्या होता है, जब खाना फूड पाइप के ज़रिए पास होता है तो वो आता है स्टमक में। स्टमक में जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, यानी जो स्टमक की ऐसे वॉल्स होती हैं, वहाँ पे सारा डाइजेस्टिव जूसेस वो होते हैं, सेक्रेट होते हैं, यानी बनते हैं। और उनमें से एक डाइजेस्टिव जूस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उनमें से एक डाइजेस्टिव जूस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वो स्टमक में आते हैं। फिर जो स्टमक क्या करता है, खाने को चर्न करता है, यानी अच्छे से पहले यहाँ पर स्टमक में डाइजेशन होता है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो इस पार्ट का, ये जो हमने माउस रखा है, ये एक पार्ट है जिसका नाम है लिवर, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। हाँ, और ये जो छोटा सा बैग है, ये है गॉल ब्लैडर। अब मैं आपको जल्दी समझाता हूँ। जब खाना स्टमक से पास होता है, हाँ, जब खाना डाइजेशन पेट में हो जाता है, तो जब वो पास होता है तो क्या होता है, ये जो वाइट वायर्स हैं जो ये लिवर से हैं, हाँ, एक मेन बात, ये जो लिवर है ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है,
ठीक है, ये बात ज़रूर याद रखना कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। और फिर क्या, अब मैं बताता हूँ। अभी जो वाइट वाइट वायर जो लिवर के अंदर है ना, लिवर भी एक डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है जिसका नाम होता है बाइल, ठीक है। लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है। फिर ना ये जो गॉल ब्लैडर है, जब लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है तो ये जो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा बैग है, उसमें सारा बाइल जूस ना स्टोर होता है। और फिर जब खाना यहाँ से पास होता है तो निकाल दिया जाता है इन वायर्स के थ्रू। और फिर खाने में जो खाना हमने अंदर लिया है ना, उसमें फैट्स भी होता है। तो जो बाइल जूस होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो बाइल जूस होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर जब खाना यहाँ से पास होता है वो बाइल जूस से मिक्स हो जाता है। फिर बाइल जूस सारा फैट्स डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद जब खाना यहाँ से पास करता है, फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टमक यहाँ है, स्टमक के नीचे ये, इसका नाम है पैनक्रियाज, ठीक है। इसका नाम है पैनक्रियाज। तो ये जो पैनक्रियाज है ये हमारी ह्यूमन बॉडी का दूसरा ग्लैंड है। ये एक क्रीमी ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज इज अ क्रीमी ग्लैंड, ठीक है। ये जो पैनक्रियाज एक क्रीमी ग्लैंड है, इस पैनक्रियाज के अंदर भी जो पैनक्रियाज है उसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम होता है इंसुलिन जूस, ठीक है। उस डाइजेस्टिव जूस का नाम होता है इंसुलिन जूस, ठीक है। फिर वो जो इंसुलिन जूस होता है वो फिर क्या करता है, जब खाना यहाँ से आ रहा होता है तो जो इंसुलिन जूस होता है वो खाने से मिक्स हो जाता है इन छोटे छोटे वायर्स के थ्रू। फिर इंसुलिन क्या करता है, जो खाने में जो प्रोटीन होता है ना उसको डाइजेस्ट करता है। फिर जब डाइजेशन हो जाता है प्रोटीन्स का, फैट्स का, फिर उसके बाद खाना आता है और यहाँ से आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन बताता हूँ। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट पार्ट। हाँ, फिर जब पैनक्रियाज से जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, फिर जो एब्जॉर्ब्ड खाना होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, नहीं बहुत छोटे छोटे, जैसे कि हमारी एक उंगली है, ठीक है। हमारी एक उंगली बहुत छोटी होती है जब हम बच्चे होते हैं, तो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। वो डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती हैं जिनके द्वारा वहाँ पे एब्जॉर्ब्ड खाना फिर से अच्छे से उससे सारी न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी जब खाना आता है, जो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे फिंगर लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विली कहते हैं, ठीक है। उनका नाम विली है, ठीक है, VILLI, विली, ठीक है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होती हैं फिर वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स में जो विली होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है वही उस खाने में। फिर विली उस सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर ऐसे ऐसे चलते चलते ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इससे सारा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर जो बाकी बचा कुचा खाना बच जाता है वो होता है वेस्टेड मटेरियल, ठीक है। वो वेस्टेड मटेरियल होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बस ऐसी कबाड़ होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, कुछ न्यूट्रिएंट नहीं होता। वो वेस्टेड मटेरियल होता है जिनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। फिर जब वेस्टेड मटेरियल होता है, फिर जो वेस्टेड मटेरियल है ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में। अब एक और बात, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। जो लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारा ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो उस वेस्टेड मटेरियल से पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जो वेस्टेड मटेरियल आता है उसमें बहुत पानी होता है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उस पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो ड्राइड वेस्टेड मटेरियल होता है
वो इस लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है और रेक्टम में पहुंच जाता है। फिर रेक्टम में वो सब कुछ स्टोर होता है। फिर जो हमारी छोटा सा होल है, एक एनस है, इससे हमारा सारा वेस्ट मटेरियल हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर होता है। फिर जो सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब हो गया, और जो सारा वेस्ट मटेरियल था वो हमारी ह्यूमन बॉडी से निकल गया। फिर ऐसे हमारा डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म होता है। चलो अब मैंने आपको सारा डाइजेशन बता दिया है, अब नीचे चलते हैं ज़रा। अब हम पढ़ेंगे माउथ और बकल कैविटी के बारे में। माउथ और बकल कैविटी के बारे में। तो मैं माउथ और बकल कैविटी, माउथ में और जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी में बहुत टीथ मतलब दांत होते हैं। दो तरीके के दांत होते हैं, पर मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, ये दो टीथ के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। आप पहले माउथ और बकल कैविटी देख लो। हाँ, फूड इज टेकन food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion। यानी जब हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। फिर और जब हम खाना अंदर लेते हैं, यानी जब माउथ से खाना हम अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेक्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। फिर जो हमारे माउथ में जो सारे जो टीथ होते हैं, देखो ये टीथ होते हैं, वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी च्यू करते हैं, चबाते हैं। तो उसके बाद जो भी खाना होता है वो स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है। फिर उसके बाद जो सारी ईच टीथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। यानी जो हर एक टीथ है, ठीक है, वो हर एक सेपरेट सॉकेट की तरह रूट है। यानी जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा, यानी ये देखो ये जो हमारा दांत है, ठीक है, इससे क्या होगा ना, हमारा जो दांत है वो जो टीथ है वो उसमें वो जब भी, चलो एक बात बताओ, आपका जब भी टीथ जब टूट जाता है, जब निकल जाता है, तो बहुत खून बहता है। वो इसलिए बहता है क्योंकि टीथ है वो जब एक गम के सॉकेट में लगा है, ठीक है, जब हमारे गम के सॉकेट में लगा है तो वो रूटेड है, वो ब्लड सॉकेट से रूटेड है। और अगर हम उस रूट को खींच के निकाल देते हैं टीथ को ना, तो ना जब भी हमारे टीथ में कैविटी होता है हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट टीथ निकाल देते हैं कैविटी वाला, लेकिन तब बहुत खून बहता है। वो इसलिए क्योंकि जब जो रूट होता है वो टूट जाता है, उससे बहुत खून बहने लगता है, फिर थोड़ी देर बाद खून शांत हो जाता है। ये था। अब इसके बाद आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। यानी जो हमारे टीथ है वो 4 तरीके के होते हैं और अलग अलग फंक्शंस निभाते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। यानी 4 तरह के जो टीथ होते हैं उनको अलग अलग नाम दे रखा है। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। हाँ, जो अब ये 4 तरह के टीथ हैं, ठीक है, ये जो हमारा पूरा एक जॉ है, डाउनर जॉ है, ठीक है, इसमें जो टीथ्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। इंसिजर्स, यानी ये दो, जहाँ मैंने माउस रखा है ये 2 इंसिजर्स हैं। उसके बाद कैनाइन, ये और ये कैनाइन्स। उसके बाद प्रीमोलर्स, ये और ये और ये और ये। उसके बाद मोलर्स आखिरी में, ये और ये और ये और ये 4 तरह के टीथ हमारे दोनों जॉ में रहते हैं, डाउनर जॉ और अपर जॉ, दोनों में हमारे 4 तरह के टीथ रहते हैं। हाँ, तो पहले इंसिजर देखते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी है। हाँ, अब ज़रा देखते हैं। ये जो इंसिजर है, ठीक है, ये जो इंसिजर है, ये इसका फंक्शन है, जो खाना होता है उसको कट करके बाइट करना। यानी जो इंसिजर है उसका फंक्शन है कटिंग एंड बाइटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद जो कैनाइन है उसका फंक्शन है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। जो कैनाइन है उसका फंक्शन होता है घोंपना, ये खाने में अंदर ऐसे घुसाना और ऐसे फाड़ देना, टीयर कर देना। ठीक है, ये कैनाइन का फंक्शन होता है। ठीक है, फिर बाद प्रीमोलर का फंक्शन होता है खाना को अच्छी तरीके से चबाना
और ग्राइंड करना छोटे छोटे पीसेस में। फिर ऐसे ही मोलर, मोलर का भी सेम फंक्शन है, खाने को अच्छे से चबाना, और उसको छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने बोला था कि हमारे जो जॉज होते हैं उसमें दो तरीके के टीथ होते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। हाँ, अब बताता हूँ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? यानी आपको याद होगा जब आपका दांत कुछ सालों पहले टूटता है, ठीक है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। यानी जो पहला सेट होता है टीथ का, ठीक है, जो पहला सेट होता है टीथ का उसको बोला जाता है मिल्क टीथ, ठीक है। जो पहला सेट होता है टीथ का उनको बोला जाता है दूध के दांत, ठीक है, यानी मिल्क टीथ, ठीक है। जो पहला मिल्क टीथ हो जाए, यानी जो दूध के दांत होते हैं, वो पहले जब हम बेबीज होते हैं, जब हम थोड़े बड़े होते हैं, तो वो हमारी इन्फेंसी यानी जब हम हमारे बचपनों में ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो दांत जब हम 6 से लेकर 8 साल तक हो जाते हैं, तो वो दांत अपने आप फॉल ऑफ यानी टूटने लग जाते हैं। उन दांतों को बोला जाता है दूध के दांत यानी मिल्क टीथ। अब अगला जो सेकंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। यानी जब दूध के दांत टूट जाते हैं, तो आपने ज़रूर देखा होगा जब आपके दांत टूटते हैं तो एक हफ्ते बाद एक नया दांत ग्रो होता रहता है, छोटा छोटा सा आपको फील होता है कि एक नया दांत ग्रो हो रहा है, ठीक है। फिर द सेकंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ, ठीक है। जब हमारा दूध का दांत टूट जाता है, फिर जो परमानेंट टीथ होता है वो धीरे धीरे वहीं पे ग्रो होने लग जाता है जहाँ मिल्क टीथ टूटा है, उस सेट को बोला जाता है परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होता है वो हमारी पूरी ज़िंदगी तक रहता है, या तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब वो टूट जाता है। अब आगे देखते हैं। हाँ, आवर माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा। हमारी माउथ में, हमारा जो मुंह है वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सेक्रेट करते हैं। अब बताता हूँ सलाइवा क्या होता है। सलाइवा एक ऐसा लिक्विड होता है जो खाने को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, यानी मतलब स्लाइमी यानी मॉइस्ट करने में हेल्प करता है और अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो सलाइवा सेक्रेट हमारे सलाइवरी ग्लैंड से होता है। हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तो वो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। तो फिर जब भी हम खाना च्यू करते हैं तो सलाइवा आता है और हमारे खाने से मिक्स हो जाता है, फिर हम उस खाने को हम अंदर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको एक और बात बताता हूँ। जो सलाइवा होता है हमारे खाने के अंदर, वो हर एक खाने में हमारे खाने में स्टार्च होता है, जो स्टार्च होता है हमारे खाने में, वो उसको शुगर्स में बदल देता है। जो भी सलाइवा जब भी हम च्यूइंग करते हैं तो ना, जब हम निगलते हैं हमको लगता है ऐसे गीला गीला सा लगता है जब भी आप निगलते हैं, वो ऐसा क्योंकि जो हमारा खाना होता है ड्राई होता है, वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है, फिर हम उसको निगलते हैं। फिर क्या करता है सलाइवा, जब सलाइवा भी डाइजेशन में हेल्प करता है, वो स्टार्च को शुगर्स में हेल्प करता है। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ कि सलाइवा हमारे खाने से कैसे मिक्स होता है। आपने जीभ, हर एक के पास जीभ होती है, ठीक है। तो हमारे मुंह में एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। जो हमारे टंग है उसको टंग बोलते हैं, जीभ। हमारा जो जीभ है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो हमारे बकल कैविटी के बैक में अटैच्ड है, ठीक है। वो कहीं भी मूव कर, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब डू यू नो द फंक्शंस ऑफ टंग? आपको जीभ के फंक्शंस पता है? चलो मैं बताता हूँ। हमारा जो टंग है, ये जो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये टंग ही मेरी हेल्प कर रहा है बोलने में। जो हमारा टंग है वो हमको बोलने में हेल्प करता है, और जो टंग है वो खाने को सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करता है। यानी जो टंग है वो हमारे खाने को सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करता है। हाँ, उसके बाद
हम जो हमारा जो टंग होता है, जो जीभ होती है, वो खाना को स्वाद चखने के लिए भी काम आता है। जो हमारा टंग होता है वो स्वाद चखने के लिए भी बहुत काम आता है। ये टेस्ट करने के लिए भी काम आता है। वो टेस्ट इसलिए कर पाता है क्योंकि टंग में वो छोटे छोटे बड्स होते हैं, उनका नाम वो होते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, टंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में टेस्ट बड्स होते हैं जो खाने को टेस्ट करते हैं और टेस्ट बताते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, आपने मिठाइयाँ तो और चॉकलेट तो बहुत खाई होगी बचपन में। ठीक है, तो वैसे ही आपके दांतों में कैविटी लग जाती थी, डिके हो जाता था, कैविटी लगती थी। फिर उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाना, ऐसे पहले यहाँ कैविटी लगता है, फिर ऐसा कैविटी बन जाता है, फिर उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब वही बताता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, अब नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। यानी जो हमारा नॉर्मल टीथ होता है उसमें बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ में, लेकिन वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होते। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. यानी अगर हम सुबह उठे, अगर हम अपने दांतों को ब्रश से अच्छे से साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद ना, तो क्या करेंगे, तो बहुत हानिकारक बैक्टीरिया उस दांत में रहने लग जाएंगे और ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्टओवर और रिलीज एसिड्स। यानी जो बैक्टीरिया होता है हमारी दांत में, अगर हम ब्रश नहीं करते तो बैक्टीरिया हो जाता है हमारे दांत में। ठीक है, फिर जब वो जो बैक्टीरिया होता है, जब भी हम खाना ऐसे निकलते हैं तो वो बैक्टीरिया शुगर्स को ब्रोकन डाउन कर देता है और एसिड्स को छोड़ देता है। ठीक है, यानी एसिड्स को वो छोड़ देता है। ठीक है, फिर उसके बाद द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। यानी जो एसिड्स होते हैं वो ऐसे टीथ को डैमेज कर देते हैं, यानी ऐसे कर देते हैं। देखो जहाँ मेरा माउस रखता है वो ऐसे एसिड्स को ऐसे टीथ को ऐसे डैमेज कर देते हैं। इसको कहते हैं टूथ डिके। ठीक है, इसको बोलते हैं टूथ डिके, यानी दांतों में कैविटी लगकर खराब हो जाना दांत। ठीक है, उसके बाद इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको अच्छे से ठीक नहीं कराया गया, इट कॉज सेवरल टूथ एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। यानी ये अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अच्छे से हील नहीं करेंगे, तो ये बहुत ज़ोर से दांत का दर्द देने लग जाएगा, यानी टूथ एक्ट यानी दांत का दर्द देने लग जाएगा। और बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये दांत ये टूट के हमारे दांत का लॉस हो जाएगा, यानी ये टूट के निकलेगा और बस हमारे दांत निकल जाएगा, जिससे हमको बहुत दर्द होगा। हाँ, और ये टूथ डिके चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक और जो अदर शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये टूथ डिके होने का कारण होते हैं। यानी जब हम चॉकलेट्स, स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक और भी बहुत शुगर के प्रोडक्ट्स अगर हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और ब्रश नहीं करते, तो इन चॉकलेट, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक और जो शुगर प्रोडक्ट इनकी वजह से हमारा टूथ डिके होता है। इनकी वजह से हमारे दांतों में कैविटी लगती है और वो कैविटी हमारे दांतों को निकाल देती है, जिससे बहुत दर्द होता है। फिर उसके बाद देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद द ब्रश और दंतूथ एंड डेंटल फ्लॉस। यानी आपको हमेशा अपने दांतों को ब्रश से साफ करना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी वीक। यानी हर रोज़ आप 2 बार ब्रश करो और हर खाने के बाद अपने माउथ से कुल्ला करो, यानी रिंस करो। ठीक है, उसके बाद आगे बोला है ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉल्व ऑब्जेक्ट इन द माउथ। यानी कभी जो गंदे उंगलियां होती हैं जिनमें डर्टी डस्ट लगा होता है, उसको कभी भी मुंह में ले जाना नहीं चाहिए, जिससे उससे भी टूथ डिके होता है। अब नीचे और आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे है कभी कभार जब आप खाने को बहुत जल्दी खाते हैं, जैसे कि जब हम खाने के बीच में बात करते हैं, हंसते हैं, तो आपको हिचकियाँ आने लग जाती है, हिकअप्स आने लगती है, या तो आप ऐसे खांसी करते हैं ऐसे आप खांसी करते हैं। ठीक है,
ये तब होता है जब हमारे जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी विंड पाइप में चल जाते हैं। हाँ, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसमें दो तरह की पाइप्स होते हैं, फूड पाइप और विंड पाइप। फूड पाइप एक ऐसी पाइप है जिसमें सिर्फ खाना जाता है, और विंड पाइप वो एक ऐसी पाइप है जिसमें हमारा ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। अगर उसमें खाना चला गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है, या तो हमको हिकअप्स, या तो हमको ऐसे ऐसे खांसने लग जाते हैं, ठीक है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग, यानी विंड पाइप हमें नाक से ली जाने वाली सारी ऑक्सीजन को लंग से लेकर विंड पाइप में रहता है, ठीक है। उसके बाद इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, यानी वो जब खाना नीचे आ रहा था वो अपना ऐसे दरवाज़ा बंद कर देता है ताकि खाना ऐसे उसमें मतलब वहाँ जाके विंड पाइप में ना गिरे। लेकिन जब भी हम बोलते हैं, लाफ करते रहते हैं, तो खाना गलती से फूड पाइप में चला जाता है और हम खांसते रहते हैं, और या तो हम पानी पीते हैं और या तो हमको हिकअप्स आती हैं, हिचकियाँ आती हैं। फिर उसके बाद बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज, यानी थ्रोट के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एयर यानी हवा और खाना एक कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, जो है विंड पाइप और फूड पाइप। एयर जाता है विंड पाइप में और खाना जाता है फूड पाइप में, ठीक है। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ swallowing a flap like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the, मैंने आपको क्या बताया था, यानी जब खाना नीचे आ रहा होता है फूड पाइप से, तो विंड पाइप में एक छोटा सा वैल्व लगा होता है, डंडा, एक छोटा सा स्टिक जैसा लगा होता है, ठीक है। वो अपने आप वो बंद हो जाता है और गाइड और बोलता है कि तुम मतलब कि गाइड करता है कि खाना फूड पाइप में जाए, ठीक है। फिर अगर इफ़ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी विल चोक्ड और गेट हिकअप्स, यानी अगर मतलब बात करते करते या हंसते हंसते हमारा जो खाना है वो गलती से विंड पाइप में चले जाए तो हमको खांसी ऐसा होता है, और या तो हमको हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, ये देखिए, जो हमारा टंग होता है उसमें 4 तरीके के टेस्ट होते हैं, सोर यानी खट्टा, बिटर यानी कड़वा, स्वीट यानी मीठा, और सॉल्टी यानी कि जैसे हम सॉल्ट की तरह से वैसे ही सॉल्ट की तरह, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑन द फूड पाइप, जो फूड है वो नीचे, जो हमारी फूड पाइप पे वॉल्स होते हैं उसके मूवमेंट से फूड हमारी फूड पाइप से नीचे जाता है। फिर उसके बाद एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रूआउट द एलिमेंट्री कैनल पुश द फूड डाउनवर्ड, ये जो मूवमेंट होता है ये एलिमेंट्री कैनल के साथ प्लेस लेता है और उस फूड को नीचे गिरा देता है। उसके बाद एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय स्टमक, ठीक है। आपने तो देखा ही होगा जैसे कि लूज मोशंस, उल्टियाँ करना, वॉमिट करना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये क्यों होता है, कि जब खाना हमारे स्टमक में जाता है स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और जो स्टमक क्या करता है ना, बहुत ज़्यादा एसिड्स सेक्रेट कर देता है, जिससे क्या होता है हमको वॉमिट होता है, हमारे मुंह वो खाना वापस हमारे मुंह में आ जाता है और हमको उसको वो वॉमिट करना पड़ता है, उल्टी करनी पड़ती है, यानी थूकना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा है द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, ठीक है। एक स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है, ओ सॉरी, वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आपको बोला कि वो जे शेप्ड बैग है, वो यू शेप्ड बैग है, ठीक है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू, यानी उसकी शेप एक फ्लैटेंड यू की तरह है, ठीक है। तो एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, यानी वो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी थोड़ा सा बहुत बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का, ठीक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर, यानी जब वो खाना वो रिसीव कर लेता है फूड पाइप से, फिर वो जब डाइजेस्ट करने के बाद खाने को वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। अब जो स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है,
वो म्यूकस सेक्रेट करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करती हैं, और भी और तरीके के डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करती हैं, ठीक है। हाँ, अब जो म्यूकस होता है वो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और जो एसिड होता है, जो खाने के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, तो एसिड क्या करता है, उन बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद जो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, इन जो सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक में, वो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देते हैं, यानी छोटा कर देते हैं, और फिर हम उसको लेते हैं अंदर, ठीक है। अब जब देखते हैं द वर्किंग ऑफ द स्टमक was discovered by a strange accident in 1822. A man named Alexis S.T. Martin was badly hit by a shotgun. ठीक है। पेट, हमारा जो स्टमक है उसको काम करने, उसका जो वर्किंग ऑफ द स्टमक यानी हमारा जो पेट जो हमारा काम करता है, उसको डिस्कवर करने वाला आदमी, डिस्कवर करने के लिए एक एक्सीडेंट हुआ था 1822 में, यानी 1822 में। एक आदमी जिसका नाम था एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन, ठीक है, उसको बंदूक से बहुत ज़ोर से उसको जहाँ पे उसका स्टमक था वहाँ पे उसको बहुत ज़ोर से गोली लगी थी, ठीक है। तो उसके बाद द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन द स्टमक, यानी जो गोली है, जो बुलेट है, उसने उसके जो उसका जो चेस्ट वॉल है उसको सीरियसली डैमेज कर दिया। हाँ, और उसके बाद जो उसका स्टमक है उसमें एक होल बन गया, ठीक है। उस आदमी एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन को एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास ले जाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद द डॉक्टर शेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, ठीक है। डॉक्टर ने एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन यानी उस पेशेंट को बचा लिया, लेकिन वो होल को ढंग से बंद नहीं कर पाया, ठीक है। ब्यूमॉन्ट ने ब्यूमॉन्ट को लगा कि मुझे बहुत एक अच्छा मौका मिला है, मैं ज़रा चेक करता हूँ कि स्टमक में खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, यानी ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see inside the stomach through the hole. हाँ, फिर उसके बाद जब वो थ्रू द होल स्टमक को देख रहा था, उसने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस बनाए, ठीक है। फिर उसके बाद ब्यूमॉन्ट ने देखा कि जो स्टमक है वो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, यानी चर्न कर रहा है, ठीक है। उसका जो वॉल है वो एक फ्लूइड को सेक्रेट कर रहा है, ठीक है, जो खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed, यानी उसे ये देखा जब स्टमक तभी इंटेस्टाइन का वो दरवाज़ा खोलता है जब स्टमक में खाना का डाइजेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये थे वो डॉक्टर जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। इन्होंने द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, ठीक है, डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। अब आगे बढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत लंबी है, और उसकी जो नाप है, यानी जो उसका मीटर्स है वो 7.5 मीटर्स बड़ी है, ठीक है। और इट रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियास, बिसाइड्स इट फॉल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस, यानी उसको लिवर से, पैनक्रियास से ना सेक्रेशंस मिलती है, यानी जूसेस आते हैं, और वो खुद उसका जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो भी जूसेस सेक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद लिवर के बारे में बात करते हैं। लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, ये जो लिवर है वो एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है जो हमारे एब्डोमेन के अपर पार्ट और राइट साइड में लोकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो लिवर है, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, यानी लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। वो बाइल जूस सेक्रेट करता है, और फिर वो जो सारा बाइल जूस होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल जूस होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। अब पैनक्रियास के बारे में देखते हैं।
हाँ, द पैनक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इन जो पैनक्रियास है वो एक बड़ा क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो हमारे स्टमक के सीधा नीचे ही लोकेटेड है, ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस acts on carbohydrates and proteins and changes them into simpler forms। एंड जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स में एक्ट करता है और प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स में एक्ट करता है, प्रोटीन्स में भी एक्ट करता है और उसको सिंपलर फॉर्म्स यानी छोटे छोटे फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जो सारा खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है फिर वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ। उसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो इंटेस्टाइन से पास कर सकता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब उसके बाद द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स यानी प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड विली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उनमें बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं, और जो आउटग्रोथ्स होती है उनको कहा जाता है विली, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? यानी आप सोच सकते हैं कि विली का क्या रोल होगा इंटेस्टाइन में। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यानी जो विली होता है वो एब्जॉर्ब करने के लिए उस सरफेस एरिया को और बड़ा कर देता है, ठीक है। उसके बाद ईच विलस यानी विली ईच विली हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। यानी हर एक विली के पास छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो अपने सरफेस में बंद होते हैं, ठीक है। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। इन जो विली का सरफेस होता है वो सारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हाँ, फिर क्या करता है, द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। यानी जो विली का जो सरफेस होता है वो सारे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर जो सारे एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर वो ब्लड वेसल्स के थ्रू वो अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, ठीक है। फिर इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन। यानी जब खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड वेसल्स के थ्रू सारे ऑर्गन में पहुंचाया जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा चौड़ा और छोटा है, ठीक है। वो 1.5 मीटर में है, यानी वो 1.5 मीटर बड़ा है, ठीक है। उसके बाद its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। यानी उसका जो काम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और कुछ नमक यानी कुछ सॉल्ट्स को भी उस वेस्टेड फूड अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जो सारा रिमेनिंग वेस्ट होता है जिससे सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले जाता है वो रेक्टम में जमा हो जाता है, ठीक है। फिर और वो एक सेमी सॉलिड फेसिस में रिमेन होता है। यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको हम बोल सकते हैं सेमी सॉलिड फेसिस, ठीक है, सेमी सॉलिड फेसिस, ठीक है। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा जो एनस होता है उसे टाइम टू टाइम रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है एजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स को में डाइजेशन कैसी होती है।
डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व काउज, आपने तो गायें, भैंसें और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को तो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, हाँ ना, फिर वो क्या करते हैं, वो पहले खाने को अच्छे से वो अच्छे से चबाते हैं। ठीक है, फिर उसको सोलो करते हैं, फिर वो अपने एक पार्ट जिसका नाम होता है रूमेन, ठीक है, वहाँ पे वो स्टोर करते हैं। ठीक है, रूमेन होता है वो एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हाँ, जो ना जो रूमिनेंट्स होते हैं। ठीक है, चलो आपको अभी रूमिनेंट्स बताता हूँ। जो आपने गाय को तो देखा होगा, जब वो घास खाती है तो अंदर लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बाहर निकालती है, फिर से च्यू करती है, फिर अंदर लेती है। ठीक है, इन एनिमल्स, जो एनिमल्स ऐसा प्रोसेस निभाते हैं उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, फिर जो गाय है, जब वो खाना को अच्छे से चबा कर अंदर लेती है अपना एक पार्ट जिसका नाम होता है रूमेन, ठीक है, वो पार्ट में जाता है और फिर वो एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम होता है कड। ठीक है, जिसका नाम होता है कड, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चूज इट। जब कर्ड वापस गाय के मुंह में वापस आता है, फिर जो गाय होती है उसको वापस से चबाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है रूमिनेशन, और ये जानवर जो ऐसा रूमिनेशन प्रोसेस फॉलो करते हैं उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, हाँ, अब ये हम तो ग्रास डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर एक सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं है। ठीक है, और वो सिर्फ गाय के पास है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सेलुलोज क्या होता है। जो ग्रास होती है, ग्रास के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो ह्यूमंस डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ गाय डाइजेस्ट कर सकती है और बफेलोज कर सकते हैं और अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स कर सकते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है सेलुलोज। ठीक है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी कुछ ऐसे जानवर और कुछ और सारे इंसान सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, रूमिनेंट सेलुलोज का ऐसा डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि रूमिनेंट्स के पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में उनके पास एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर, यानी जो फूड का जो सेलुलोज होता है वो वहीं पे अच्छे से डाइजेस्ट होता है ना, सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन से। ठीक है, सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी आपने आगे अच्छे से पढ़ा कि एनिमल्स कैसे अपना डाइजेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया अपना कुछ सेल्स कैसे अपना डाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अमीबा। हाँ, मैं बताता हूँ अमीबा क्या होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। पॉन्ड तो आप सभी ने देखा होगा। ठीक है ना, तो जो अमीबा होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक, यानी एक माइक्रोस्कोपिक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सिर्फ बैक्टीरिया, जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनको देखा जा सकता है। तो जो अमीबा होता है वो एक माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ पॉन्ड में पाया जाता है। ठीक है, अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस। अमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक डेंस न्यूक्लियस होता है और स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, यानी जो अमीबा है वो अपना शेप और पोजीशन अच्छे से चेंज करती है। और अगर आपको साइटोप्लाज्म और ऐसा कुछ चीज़ों में समझ नहीं आ रहा तो आप मेरा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ, इट पुशेस आउट वन और मोर लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। हाँ, अमीबा के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया का दूसरा नाम होता है फॉल्स फीट। ठीक है, जो स्यूडोपोडिया होता है उसका दूसरा नाम होता है फॉल्स फीट। ठीक है, और जो फॉल्स फीट यानी स्यूडोपोडिया का जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड के लिए करा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद
अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी जो अमीबा होता है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है, और जब वो खाने को सेंस करता है वो अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालता है और फूड और उसको फिर एंगल्फ करता है, यानी ले लेता है अंदर, और फिर जो खाना होता है वो उसके इस फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है। ठीक है, फिर उस फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं। ठीक है, फिर वो खाने में एक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब जो अमीबा होता है जब उसका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो जो सारे एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो उसके ग्रो करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसके बढ़ने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल, और जो सारा अनडाइजेस्टेड फूड अमीबा के अंदर होता है वो उसके फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इज द सेम इन ऑल एनिमल्स, ये जो सारा बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन फूड को डाइजेस्ट करने का, वो सब सारे एनिमल्स में सेम होता है। अब लेटर एक चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि सारा जो खाना वो ट्रांसपोर्ट वेरियस पार्ट्स में होता है, पर कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपने और नेबर्स को बोलना कि मेरे और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो देखें। अगर आपको मेरा वीडियो और बहुत पसंद है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि मेरे लिए इस चैप्टर का वीडियो बनाएं। ठीक है, वैसे मैं तो सिर्फ क्लास 7th का ही वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे क्लास 7th का कोई चैप्टर दे दीजिए, मैं बना दूँगा।